हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि है एडवर्स पोजेशन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग की एडवर्स पोजेशन होता क्या है। उसके बाद हम एडवर्स पोजेशन के रिगार्डिंग कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो देखेंगे, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे सेक्शन 26 लिमिटेशन एक्ट 1963 पर, और फिर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 27 की कुछ केस लॉज के साथ। इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 26 जो लिमिटेशन एक्ट 1963 से है वो बात करता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वेंट। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वेंट एक लीगल टर्म है जो प्रॉपर्टी लॉ में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब कोई लैंड या प्रॉपर्टी एक पर्सन के पास जाती है तो उसमें कुछ राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब इसको दो इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं, एक तो रिवर्जनल और दूसरी सर्वे, इनको अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या कर दिया, बी को प्रॉपर्टी दे दी लीज के ऊपर 10 साल के लिए। अब क्या हो गया, 5th ईयर के अंदर जाकर एक क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो अब जो 5 साल बचे हैं, जब 5 साल खत्म होंगे तो वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर जाएगी, ए के पास वापस जानी थी लीज के अकॉर्डिंग, लीज जो डीड हुई थी उनकी, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 10 साल के लिए आपको दी थी ना वो प्रॉपर्टी। अब उसके बाद जब आपने 10 साल यूज कर ली उस प्रॉपर्टी को तो आपको तो वापस करनी थी ए को। लेकिन अब क्या हो गया, ए तो फिर अब उसकी तो डेथ हो गई है ना। तो अब क्या हो जाएगा, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं होंगे उनको रिवर्ट बैक हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, ए को ना होकर उनको रिवर्ट बैक हो जाएगी। जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको ही हम बोल देते हैं रिवर्जनर। रिवर्जनर ऐसा पर्सन होता है जिसके क्या है, फ्यूचर प्रॉपर्टीज के मतलब फ्यूचर के अंदर जो कुछ राइट्स वेस्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उसको रिवर्ट बैक होके आ रही है प्रॉपर्टी, तो रिवर्जनर इसको हम यहाँ ऐसे ही लेंगे कि जिसके पास रिवर्ट बैक होके आ रही होती है ना प्रॉपर्टी, वो होता है रिवर्जनर। ठीक है, अब दूसरी टर्म हमारे पास आती है सर्वियंटीनमेंट। सर्वियंटीनमेंट वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट के लिए उस पर उस प्रॉपर्टी पर कुछ राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है। दो तरीके के वर्ड्स हम देखते हैं जब हम प्रॉपर्टी लॉ पढ़ते हैं, एक होता है डोमिनेंट हेरिटेज और दूसरा होता है सर्वियंट हेरिटेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डोमिनेंट हेरिटेज क्या होती है और सर्वियंट हेरिटेज क्या होती है। फॉर एग्जांपल, हम विलेज जो एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज, उनका एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए है, उसका घर है, ठीक है, और उसके घर के साथ एक खाली प्लॉट है जो कि किसका है, बी का। अब जो बी का घर है वो ए से बहुत दूर है, लेकिन उसका जो प्लॉट है वो बिल्कुल ए के घर के साथ ही लगता है। अब ए क्या करता है कि मेरा घर गंदा ना हो, इस चक्कर में वो क्या करता है कि उसका बी का प्लॉट खाली पड़ा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अपनी जो खेत की लकड़ियां है वो वहां इकट्ठी कर लेता हूँ बी के प्लॉट के अंदर। तो अब यहाँ ए ने क्या कर दिया, अपनी लैंड का अच्छे से एंजॉयमेंट करने के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए क्या कर दिया, बी की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। तो ये क्या होगी, जो ए का खुद का घर था वो तो उसका हो जाएगा डोमिनेंट हेरिटेज, है ना। जो उसने अपने उस घर की उस डोमिनेंट हेरिटेज की एंजॉयमेंट के लिए किसी और की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी, अब सर्वियंट हेरिटेज। होप कि आपको ये दोनों वर्ड्स समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं इस सेक्शन के ऊपर कि ये सेक्शन क्या बात कर रहा है। ये सेक्शन के अंदर जो सर्वियंटीनमेंट वर्ड यूज हुआ है, अब हम उसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं इसका भी। ए है, एक फॉरेनर है, वो फॉरेन के अंदर उसका अपना सेटल्ड है, वो पूरा उसका घर वर वही है। ठीक है, पर उसकी क्या है, इंडिया के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है। तो वो क्या करता है, बी उसका दोस्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम तो अपना एग्जाम्पल मान के चले, बी उसका दोस्त है या कोई भी नोन है, तो वो क्या कहता है कि मैं तुझे ना ये प्रॉपर्टी, तू भी क्या याद रखेगा, चल मैं तुझे तेरी लाइफ इंटरेस्ट तक, तेरी जीवन भर जितना तेरा जीवन है उतने टाइम के लिए मैं तुझे मेरी जो इंडिया वाली प्रॉपर्टी है वो देता हूँ। तो उसको एंजॉय कर, अपने बेनिफिट्स के लिए जो भी उससे प्रॉफिट्स लेने हैं तू ले। ठीक है, और जब तू मतलब तेरी जिंदगी का तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी मेरी, ऐसा सा उन्होंने कुछ कर दिया। ठीक है,
अब जो ए का फॉरेन वाला घर है वो तो उसका हो गया डोमिनेंट, है ना, और जो उसने प्रॉपर्टी उसको क्या कर दी, बी को ट्रांसफर कर दी, वो क्या होगी उसकी सर्वियंट टीनमेंट। अब क्या है, जब सर्वियंट टीनमेंट ट्रांसफर होती है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी होती है, जैसे कि अब ए ने कहा कि जैसी तेरी लाइफ एक्सपायर होगी वैसी वो प्रॉपर्टी क्या है मेरे को वापस आ जाएगी या मेरी हो जाएगी। अब अगर ए उतना टाइम तक, अब जाहिर सी बात है दोनों से हम उम्र है तो ए भी क्या कौन सा बचने वाला है तब तक, तो ए के जो अब क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी आगे, है ना, उनको वापस हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो ये एक कंडीशन लगी हुई थी ना। जब ये कंडीशंस जो होती हैं अब वो डिसाइड करती हैं कि रिवर्सनर को क्या राइट्स मिलेंगे और क्या नहीं। अब जो जो कंडीशंस है वो वही डिसाइड करेंगी सब कुछ। इसमें प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसमें क्लैरिटी आ जाती है, ये कंडीशंस लगाना ये सब करना, ये प्रॉपर्टी लॉ का पार्ट था, लेकिन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया क्योंकि हमें इस सेक्शन का क्या करना था, मीनिंग समझना। तो जो हमारा सेक्शन 26 है वो रिवर्सनर की जो इंटरेस्ट है उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। वो कैसे, तो वो हम देखते हैं। लेकिन जैसे हमने सेक्शन 25 पढ़ा था जो एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की बात करता है, तो सेक्शन 26 क्या है उसी की एक्सेप्शन है, हमें उसके साथ ही पढ़ना था ये, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सेक्शन 26 को याद रखना कि सेक्शन 25 की क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 क्या बात करते हैं, चलिए देखते हैं। वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम, क्या है, जब भी कभी जमीन या पानी पर, जिस पर क्या है, विच एनी ईजमेंट हैज बीन enjoyed और derived हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट, क्या है, किया गया हो, राइट डिराइव इंजॉयमेंट का, जिस पर कोई इंजॉयमेंट ईजमेंट का इंजॉयमेंट या फिर राइट डिराइव किया गया हो, चाहे वो किसी भी इंटरेस्ट के तहत हो, या लिखा हुआ है ना बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ, या तो क्या हो वो लाइफ इंटरेस्ट हो या फिर टर्म ऑफ ईयर हो, जिसका क्या ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने 3 साल से ज्यादा का हो। तो उस समय का जो इन ईजमेंट होता है ना, enjoyment of such easement during the continuance of such interest, उस इंटरेस्ट के चलते हुए जो easement enjoy कर रहा है कोई व्यक्ति, वो क्या है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब कंप्यूट होगा पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जब 20 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इंजॉयमेंट के लिए वो कैलकुलेट होगा तो उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, अगर किसी को इंटरेस्ट के ऊपर दे रखी है वो प्रॉपर्टी, उस टाइम के अंदर अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके ऊपर अपने ईजमेंट को कर रहा है, ईजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। यही बात कर रहा है सेक्शन 26। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉपर्टी दे रखी थी लाइफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, वही अपना पुराने वाला एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। सर्वेंट इनमेंट अपनी दे रखी थी किसके, लाइफ इंटरेस्ट के लिए। अब क्या होता है, जैसे उसको अभी बी की जिंदा है, मान लो बी जिंदा है, बी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, या फिर उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि अब तो मेरे पास भी इतना मतलब प्रॉफिट्स हो रहे हैं इससे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना घर ले लेता हूँ, मैं कब तकेगी। तो उसने आगे प्रॉपर्टी मतलब ले रखी, वो कुछ भी उसका सीन था। अब आता है सी, एक और बंदा पिक्चर के अंदर, वो क्या करता है, वो करने लगता है यूज उस प्रॉपर्टी का, उसके अंदर कैसे का पाक कर दी या कुछ भी कैसे भी उसने अब उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर दिया, अपना राइट एक्सरसाइज करने, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लग गया, ठीक है। और अब बी क्या है, वो अपने काम में इतना व्यस्त था, उसने कभी उसको इंटरप्ट नहीं किया, मतलब उसने सारी जो सेक्शन 25 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स थे ना वो सारे फुलफिल कर लिए। अब वो जाता है 20 ईयर्स जब कंप्लीट हो गए तो वो जाता है क्या करने, कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट करने, उसको क्लेम करवाने। तो अब कोर्ट कहता है कि नहीं भैया, आपको कैसे दे दूं मैं वो प्रॉपर्टी, कैसे आपको ईजमेंटरी राइट्स दे दूं उसके ऊपर, क्योंकि वो तो बी को क्या कर दी गई थी, ए द्वारा लाइफ इंटरेस्ट पर दी गई थी। जब तक बी जिंदा है आपको वो प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती। आपका टाइम पीरियड कैसे, आपने तो अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया, जब मतलब 20 ईयर्स आपने बिल्कुल, आप सही हो अपनी जगह, आपने एक्सरसाइज किए हैं, लेकिन उसने पहले से ही वो दे रखी है ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए। अब जब तक क्या है उसका लाइफ इंटरेस्ट, अब जब तक बी जिंदा है तब तक आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं क्लेम कर सकते उसके ऊपर,
जब बी की डेथ हो जाएगी या बी एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो क्या है ईजमेंट का जो पीरियड है वो शुरू होगा, तब से लेकर आपके वो 20 ईयर्स आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आपका कोई राइट नहीं है। यही बोलता है सेक्शन 20 कि जब भी कभी जमीन या पानी पर जिस पर कोई ईजमेंट का इंजॉयमेंट या कोई राइट डिराइव्ड किया गया हो, चाहे वो किसी भी इंटरेस्ट के तहत हो, जैसे हमने पहले देखा था लाइफ इंटरेस्ट हो, या फिर 3 ईयर्स का जो हमने भी पढ़ा था, तो उस समय का जो ईजमेंट है ना, वो इंजॉयमेंट को, जो ईजमेंट आपने मतलब इंजॉय कर रखा है आपने, को एक्सक्लूड किया जाएगा जब भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 20 ईयर्स का पीरियड, जब ईजमेंट के लिए वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर कोई क्लेम है ईजमेंट का, और अगर उस क्लेम को विद इन 3 ईयर्स जब इंटरेस्ट या टर्म खत्म होता है, ठीक है, अपोज किया जाता है, तो वो एक्सक्लूजन नहीं होगा। यानी कि अगर डिसएग्रीमेंट या रेसिस्टेंस आती है इस 3 साल के अंदर, तो जो ईजमेंट का इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड है ना, वो क्या है, कंप्यूटेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा, नहीं सॉरी, इंक्लूड होगा। ये लाइन मैं दोबारा बोल देती हूँ कि जब अगर कोई ऐसी डिसएग्रीमेंट या फिर रेजिस्टेंस आती है ना 3 साल के अंदर, तो ईजमेंट का जो इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड होता है वो कंप्यूटेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 26। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। एडवर्स पोजेशन इज द लीगल कंसेप्ट वेयर समवन कैन गेन ownership of a property by occupying and using it without the owner's permission for a certain period. एडवर्स पोजेशन का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर काफी समय तक इलीगली रहता है और उस जगह को मेंटेन करता है, तो उसको क्या है, लीगल राइट्स मिलते हैं उस जगह पर। इसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्स पोजेशन। द डॉक्ट्रिन ऑफ adverse possession states that when a person holds the property owned by any other individual for an uninterrupted period for more than 12 years। अब ये कैसे होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, जो वो प्रॉपर्टी के ऊपर अपने राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, विदाउट इंटरफेरेंस होनी चाहिए जो रियल ऑनर है उसकी। ठीक है, और उसने अगर 12 साल, जैसे हमने सेक्शन 25 के अंदर ईजमेंट का टाइम पीरियड पढ़ा था 20 ईयर्स, वैसे ही यहाँ एडवर्स पोजेशन का हम जो टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं वो कितना है, 12 ईयर्स तक अगर कोई उसको यूज करता है उस प्रॉपर्टी को लॉफुल, मतलब वो लॉफुल, जो उसने तो अनलॉफुल ली है, जो क्लेमेंट है उसने तो अनलॉफुली उस पे मतलब पोजेस्ट किया है, पोजेशन लिया हुआ है उस लैंड का। लेकिन जो वो लैंड है ना, वो रियल ओनर के द्वारा कैसे होनी चाहिए, लॉफुल मैनर्स के अंदर अडॉप्ट की हुई होनी चाहिए। मतलब उसने पूरे लॉफुली तरीके से उस लैंड को अपने लिए परचेज वगैरह किया होना चाहिए। ठीक है, दिस डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली इन इंडिया 1907, यानी कि 1907 के अंदर इस डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। जो शुरू के इसके 3 प्रिंसिपल्स थे। पहला था कि पर्सन जो ओन कर रहा है प्रॉपर्टी अनलॉफुली, वो ओन कर रहा है प्रॉपर्टी अनलॉफुल तरीके से चलेगा, बट जो रियल ओनर है ना प्रॉपर्टी का, उसने कैसे की होनी चाहिए, प्रॉपर्टी लॉफुल तरीके से ही ओन की होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है प्रिंसिपल, वो बात कर रहा था विदाउट इंटरप्शन, कि विदाउट इंटरप्शन होनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए रियल ऑनर का, अगर क्लेमेंट क्या है यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, और जो थर्ड प्रिंसिपल था वो ये था कि अगर रियल ऑनर ने क्या कर दिया, आफ्टर ओनिंग द प्रॉपर्टी डूइंग नथिंग अपॉन द प्रॉपर्टी, और उसने क्या कर लिया, ओन तो कर ली प्रॉपर्टी रियल ऑनर ने, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दी, खरीद कर छोड़ दी, उसको कोई मतलब अता पता ही नहीं है अपनी प्रॉपर्टी का, वो देख ही नहीं रहा, उसको मेंटेन ही नहीं कर रहा। उसके बाद क्या करता है, क्लेमेंट आ जाता है और वो उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अपने राइट एक्सरसाइज कर रहा है, अपने बेनिफिट्स अपने एंजॉयमेंट्स के लिए यूज कर रहा है। तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसा समझ लिया जाएगा जो रियल ओनर है ना, उसने वेव्ड ऑफ कर दी अपने राइट्स। अब उसको पता है कि वो मतलब ओपनली वो यूज कर रहा है, उसको किसी ना किसी ने तो सूचना दी होगी ना कि भैया आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो बंदा क्या है, उसको यूज कर रहा है, और उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेता। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर दिया, वेव कर दिए अपने राइट्स उस प्रॉपर्टी पर, उस लैंड पर, जो भी आपके वो राइट्स थे आपने वेव कर दिए। तो ये थे शुरू के 3 प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर क्या है
इंट्रोड्यूस हुई थी ये एडवर्स पोजेशन डॉक्ट्राइन इंडिया के अंदर। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे टाइम बदलता रहता है, हमें पता है सोसाइटी की नीड्स भी बदलती रहती हैं, है ना। तो उसी के ऊपर लॉ भी बेस्ड होता है, लॉ भी चेंज होता रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, अब हो सकता है आगे जाकर ये चेंज हो जाए या हो चुके हों। तो क्या कंसेप्ट है आगे का एडवर्स पोजेशन का, वो देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अब कुछ इसेंशियल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एडवर्स पोजीशन के लिए कुछ जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला, जैसे आपको यहाँ चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब व्यक्ति को कंटिन्यूअसली वो जगह पर रहना पड़ता है। कितना टाइम पीरियड था, 12 ईयर्स का था, तो अब उसको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, उस लैंड के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा अपने पर्पसेस के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वो है ओपन एंड नोटोरियस पोजेशन, यानी कि आमतौर पर लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ठीक है। सीक्रेटली नहीं होना चाहिए। ये एसेंशियल हमने पीछे भी पढ़े थे सेक्शन 25 के अंदर, जो की बात कर रहे थे किसकी, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की, है ना। तो जो तीसरा अपना एलिमेंट है वो है होस्टाइल पोजेशन, जिसका मतलब है कि अगर व्यक्ति लीगल ओनर की परमिशन के बिना पोजेस्ड कर रहा है वो प्रॉपर्टी को, ऐसे जैसे उसे रियल ओनर की परमिशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर वो रह रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है उसका एडवर्स पोजेशन उसको मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है स्टैट्यूटरी पीरियड। स्टैट्यूटरी पीरियड जो कि अलग अलग जुरिस्डिक्शन में अलग अलग होता है। जो टाइम पीरियड की हमने बात की है वही उसकी बात हो रही है, लेकिन यूजुअली कितना होता है, 12 साल से 20 साल के बीच बीच का होता है, ठीक है। इतना ही होता है, या तो 12 साल होगा या 12 से 20 के बीच बीच का होगा। ये थे हमारे 4 एसेंशियल एलिमेंट किसके रिगार्डिंग, एडवर्स पोजेशन के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं कुछ केस लॉज के ऊपर जो कि क्या है, एसेंशियल एलिमेंट से ही डील करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला केस है वो है रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर 2019 का केस। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था, इन दिस केस इट हैड been held by the court that the person who has the possession of any immovable property for more than 12 years has the right to acquire its ownership। यानी कि जिस पर्सन ने क्या कर दिया, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल अगर पोजेशन रखा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक, तो क्या है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उसकी ओनरशिप को भी क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है, एक्वायर कर सकता है। अब जो हमारा सेकंड केस है वो है श्री उत्तम चंद वर्सेस डी थ्रो एलार्स वर्सेस नथुराम डी थ्रो एलार्स एंड अदर्स 2020 का केस। इन द केस it was held by the court that the defendant or the person claiming the adverse possession, जो पर्सन क्या कर रहा है, एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है, या जो डिफेंडेड है ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का, वुड नीड टू प्रूव, उसको प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, उस डिफेंडेंट के ऊपर है, या जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर है कि उसने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, प्रूव करना पड़ेगा उसको कि उसने जो प्रॉपर्टी है उसको कंटिन्यूअसली और पीसफुली पोजेस्ड करके रखा हुआ है पिछले 12 सालों से। तो ये चीजें उनको क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे केस लॉज। अब बढ़ते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की ओर, जिससे हम एडवर्स पोजीशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम मान लीजिए अ पर्सन बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर ऑन देयर नेबर्स लैंड, मेंटेन इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड इवेंचुअली गेन लीगल ओनरशिप। अब मान लीजिए कोई XYZ नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपने पड़ोसी की जमीन पर काफी साल से घर बनाया हुआ है, और अब वो लीगली उस जगह का मालिक बन चुका है एज पर द एलिमेंट्स ऑफ एडवर्स पोजीशन। अभी हमने पीछे एडवर्स पोजीशन का एक एलिमेंट नहीं किया, अभी केस लॉज पढ़ के आए हैं कि मतलब उसके पास क्या है, राइट आ जाता है। वो मंजीत वाला जो केस था उसके अंदर था ना कि अगर कोई पोजेस्ट करे 12 साल तक, तो वो क्या हुआ, वो राइट आ जाता है उसके पास कि वो ओनरशिप ओनरशिप क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा एडवर्स पोजीशन के अंदर, है ना। तो यही बात करिए हमारी इलस्ट्रेशन की। जो एक पर्सन था उसने बिल्ड कर रखा था अपने नेबर के लैंड के ऊपर हाउस, ठीक है। अब 12 साल तक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, 12 साल तक मान लो कि उसने कर रखा था। अब उसके पास क्या आ गया, राइट आ गया कि वो उसकी क्या कर लेगा, ओनरशिप क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखने वाले हैं बेयर एक्ट से कि सेक्शन 26 और 27 क्या बात करते हैं। सेक्शन 27 बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी।
यानी कि आपने अगर आपने क्या कर दिया, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है लिमिटेशन के अंदर, अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया तो आप क्या कर दोगे, उस प्रॉपर्टी से भी अपना राइट क्या कर दोगे, आपका खत्म हो जाएगा, आपका फिर कोई उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं रह जाएगा। ये बात करता है एडवर्स पोजेशन की। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ा था लिमिटेशन के अंदर, कि लिमिटेशन क्या बार करता है, सिर्फ रेमेडी बार करता है बट वो राइट्स बार नहीं करता। लेकिन सेक्शन 27 बात करता है कि वो आपके क्या करता है, वो भी बार करता है, राइट्स भी बार करता है, सिर्फ रेमेडी ही नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यानी कि जो आर्टिकल 64, 65 और आर्टिकल 112 के अंदर जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए फॉर पोजेशन, वो क्या है, अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर पाते हो, वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हो, आपको एक्सेप्शन मिलती है अगर मतलब आपके पास कुछ रीजनेबल रीजंस हैं तब। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजनेबल रीजन नहीं है, आपने वैसे ही नहीं किया और फिर आप वो टाइम पीरियड खत्म होने के 4 साल बाद उठकर आ रहे हो कोर्ट के अंदर, तो फिर आपको क्या है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आप नहीं टाइटल नहीं क्लेम कर सकते उस प्रॉपर्टी का, आपका कोई टाइटल नहीं रहता उस प्रॉपर्टी के ऊपर। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी अंडरस्टूड। सेक्शन 27 को रीड करते हुए ये कुछ पॉइंट्स भी इंक्लूड मतलब समझने चाहिए। पहला तो यही है कि सेक्शन 20 जो 7 है वो एक्सेप्शन है, जो जनरल रूल हमने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ा था ना, कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ रेमेडी बार करता है और राइट्स को नहीं। तो उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 27। और सेक्शन 27 एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है, जो हमने डॉक्ट्राइन पढ़ी थी ना शुरू के लेक्चर के अंदर, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस, वही कि अगर आप अपने जो क्या है राइट्स के ऊपर अवेयर नहीं हो, अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं हो, तो फिर क्या है, आप का कोई मतलब देन द राइट्स ऑफ द ओनर विल एक्सटिंग्विश। तो आपके राइट्स क्या है, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। एंड द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी विल हैव अ गुड टाइटल ओवर इट। और जो पोजेसर है ना उस प्रॉपर्टी का, उसके पास अच्छा टाइटल होगा आपसे, कि वो मतलब क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये है एडवर्स पोजेशन के रिगार्डिंग ही सेक्शन 27। तो अब हमने सेक्शन 27 तक सारी लिमिटेशन के सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं। उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी, वरना आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हो। तो जो एडवर्स पोजेशन है वो एक कंप्लीट लीगल कंसेप्ट है, लेकिन समझने में मुश्किल नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम एडवर्स पोजेशन के रिगार्डिंग केस लॉज के ऊपर। तो हमारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। केस है कृष्णा मूर्ति एस सेटलर वर्सेस ओवी नरसिम्हा सेठी 2007 का केस। द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड प्रूव। प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसको प्रूव करना होगा the date on and from which he claims to be in exclusive, continuous and undisturbed possession, and also that such possession was communicate it to the real owner। कि उसका क्या है, कंटिन्यूस पोजेशन था, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन था, और उसने इसको कम्युनिकेट भी कर रखा था रियल ऑनर के साथ। ये किस केस के अंदर, कृष्णमूर्ति के केस के अंदर हेल्ड हुआ था। तो ये था हमारा सेक्शन एडवर्स पोजेशन और सेक्शन 26 जो कि एक्सेप्शन था सेक्शन 25 की। ये एक रिमाइंडर है, एडवर्स पोजेशन एक रिमाइंडर है कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि कल को कोई हमारी प्रॉपर्टी का मालिक ना बन बैठे एडवर्स पोजेशन क्लेम करके, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय गाइस, टेक केयर।